Hello friends, let us see today's newspaper, that is 24th of November 2016. First article, it is related to cease फायर एग्रीमेंट जो कि 2003 में हुआ था, नवंबर 2003 में। तो उसमें सीज फायर में ये होता है कि दोनों साइड से ही, बॉर्डर के दोनों साइड से कोई गोलीबारी नहीं होगी और शांति से जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो किए जाएंगे। लेकिन अभी इसका बार बार उल्लंघन हुआ है। 2003 के बाद से काफ़ी दिन तक, लगभग एक डिकेड तक ऑलमोस्ट शांति रही थी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इसका वायलेशन हो रहा है। दोनों साइड से ही बार बार अटैक किए जा रहे हैं और बार बार इधर उधर दोनों साइड के सिपाहियों के मर्डर्स किए जा रहे हैं या सर काट लेना और वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं। तो अभी लेटेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में माछिल सेक्टर में इंडिया के 3 सोल्जर्स को मार दिया गया, ब्रूटली किल्ड 3 सिटीजन्स, 3 आर्मी पर्सनल्स ऑफ इंडिया। और सेम कंडीशन इंडिया की साइड से भी यही होता है कि बार बार उनके जवाब में इधर से भी लोगों को मारा जाता है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो एलओसी है हमारी, उसके दोनों तरफ ही हजारों रेजिडेंट्स रहते हैं विलेजेस में। उन रेजिडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है यदि बार बार फायर आर्म्स मतलब खोला जाता है, फायर खोला जाता है, तो वो वहाँ पे अपना जो डेली रूटीन है वो भी नहीं कर पाते हैं और उनको सेफ जगह पे जाना पड़ता है वो जगह छोड़ के। तो वैली में जो एक शांति आ गई थी 2003 के बाद से, वो अभी वापस से उरी में आर्मी अटैक के बाद से टेंशन्स बढ़ गई हैं और दोनों साइड से ही बार बार गोलीबारी की जाती है। सो द थिंग इज दिस कि सीज फायर वायलेशन जो है एक रूटीन बन चुका है। उस रूटीन की वजह से, जिसमें कि स्मॉल आर्म्स, लाइट मशीन गन्स और वेरियस काइंड ऑफ मोटार्स, आर्टिलरीज, इनको यूज में लेके दोनों साइड से ही अटैक किए जाते हैं। तो ये अभी भी बीच में होता था, लेकिन काफ़ी कम था। ये सिर्फ कब होता था कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जब होता था, या कहा जाए कि आतंकवादी जब बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे उनको कवर देने के लिए उधर से फायर होता था पाकिस्तान साइड से, ताकि आतंकवादी इजीली बॉर्डर क्रॉस कर पाएँ। लेकिन अभी इन टेंशन्स के बाद, उरी की टेंशन्स के बाद, ये बिना उनके इन्फिल्ट्रेशन के भी सीज फायर वायलेशन बार बार हो रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में वैसे भी अभी आर्मी के चीफ ने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। आर्मी के चीफ वहाँ पे नए अभी तक खोजे नहीं गए। रहील शरीफ, इन्होंने छोड़ दिया था अभी। और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, वो खुद अपने आप को बचाने में लगी हुई है। तो पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा कुछ किया जाएगा इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि ना तो आर्मी स्टेबल है, ना ही वहाँ पे सिविल गवर्नमेंट स्टेबल है। तो उस कंडीशन में इंडिया को ही कुछ करने की ज़रूरत है। इंडिया में पीएम मोदी की गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से है, स्टेबल है। पीएम मोदी की कंडीशन भी ऐसी है कि उनके डिसीजंस इम्प्लीमेंट होते हैं, कोई उनको विरोध करने वाला भी नहीं है। तो आर पीएम शुड एक्ट एक्टिवली और ये सब चीज़ें बंद करवाने की कोशिश की जाए। दिल्ली को ज़्यादा अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। वी हैव टू वर्क कि जो लगभग एक डिकेड तक शांति रही थी, सीज फायर बना हुआ था, उसको रीस्टोर किया जाए। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का जो प्लान्स हैं उनको ना सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, बाकी भी वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी फायदा होगा। गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक प्लान्स हैं, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन और कोई भी और डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, वो तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे शांति बनी रहे। अदरवाइज तो वहाँ पे ही यदि ध्यान कंसंट्रेट करना पड़ेगा तो बाकी सारी चीज़ें, डेवलपमेंट वर्क इससे अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए वी हैव टू वर्क राइट नाउ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सो इंडिया और पाकिस्तान बोथ एक जो हॉस्टिलिटी है उसको कम करके और इस चीज़ को एड्रेस करके जल्दी से जल्दी काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल, ये अभी कल डेथ हो गई थी बालाकृष्णन जी की, जो कि कर्नाटिक म्यूजिक के एक बहुत बड़े कलाकार थे।
तो इनकी डेथ हो गई है। ये इनको ज़्यादा अच्छे से किस नाम से किससे जाना जाता है? मिले सुर मेरा तुम्हारा 80s के डिकेड में स्टार्ट हुआ था। DD1 DD नेशनल जो अपना आता है उस पे ये स्टार्ट हुआ था, मिले सुर मेरा तुम्हारा। उससे इनको काफ़ी अच्छे से पहचान मिली। इनको इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है वो भी इनको मिला है, पद्म विभूषण। और बाकी भी इनको संगीत कला अकादमी, म्यूजिक अकादमी, इनसे भी इनको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। इन्होंने न सिर्फ कर्नाटिक म्यूजिक में काम किया है, साथ ही घराना जो अपना मिले सुर मेरा तुम्हारा बनाया था, ये भी घरानाज के साथ मिलके बनाया था। दैट मीन्स कि हिंदुस्तानी म्यूजिक जिसमें कि किराना घराना, ये पंडित भीमसेन जोशी, इनके साथ मिलके भी काम किया है इन्होंने। तो हिंदुस्तानी प्लस कर्नाटक म्यूजिक, इसका मिक्सचर इन्होंने काम किया है इसमें, इसको काफ़ी आगे बढ़ाया है इन्होंने। तो ऑलरेडी हमने एक और आर्टिकल देखा था कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूजिक के लिए एक और कलाकार काम कर रहे हैं। तो एक मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है इनसे। किस टाइप से? डायरेक्ट पहले इससे क्वेश्चंस पूछती थी यूपीएससी कि 2 नंबर के क्वेश्चंस आते थे जिनमें किसी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया जाता था, जैसे कि यहाँ पे बालाकृष्णन जी के बारे में पूछ लिया जाता। लेकिन ये बालाकृष्णा जी हैं, अब इन्होंने क्या काम किया है, उस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछने लगी। इनका किस डायरेक्शन में काम रहा और किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया, वैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। तो कर्नाटक प्लस हिंदुस्तानी म्यूजिक का मिक्सचर, हिंदुस्तानी कैसे डेवलप हुई, नेक्स्ट कि इनमें डिफरेंसेज क्या हैं, वो क्वेश्चंस। तो इस टाइप के कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे डायरेक्ट इनके बारे में कुछ पूछा जाएगा, वो चांसेस थोड़े कम है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, क्लोज आउट द वॉर ऑन करप्शन। ये डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है आर्टिकल। ऑलरेडी हम कई सारे आर्टिकल्स देख चुके हैं डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड, तो ये भी उन्हीं में से एक है। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या इसमें दिया है। तो इस चीज़ को लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है और साथ ही अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो अप्रिशिएशन तो उसी फील्ड में है कि ब्लैक मनी विल कम आउट, और क्रिटिसिज्म कि ये स्टेप गलत तरीके से उठाया गया, प्रिपरेशन बहुत कम थी। और दूसरी चीज़ कि ब्लैक मनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, आउटसाइड द कंट्री जो ब्लैक मनी है उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। दूसरा, ब्लैक मनी सिर्फ कैश की फॉर्म में नहीं है, गोल्ड, लैंड, आई मीन टू से कि रियल एस्टेट, तो इन सब फॉर्म्स में भी ब्लैक मनी है और अदर फॉर्म्स में भी है ब्लैक मनी, जो उन सभी पे अटैक नहीं किया गया है। और ब्लैक मनी सिर्फ कुछ % लोगों के पास है, जबकि अटैक ऑल ओवर द कंट्री हर एक बच्चे तक पे अटैक कर दिया गया है। तो ये इसके क्रिटिसिजम्स किए जा रहे हैं। प्रिपरेशन बेटर नहीं थी, प्रिपरेशन बेटर की जा सकती थी। टाइमली नोट्स, छोटे नोट्स जो कि 86% तक अभी बड़े नोट्स थे 5000 एंड 100 के, इनको छोटे नोट्स में पहले कन्वर्ट किया जा सकता था। इसको 50% भी लाया जाता तो इतनी दिक्कत नहीं होती, या फिर इसको साथ में दोनों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता था और धीरे धीरे करके फेज आउट कर देते। बस इसका ये है कि पता ना होता कि फेज आउट किए जाने, तो इस तरीके से किया जा सकता था। नेक्स्ट चीज की इसको ओवर एस्टिमेट किया है कि डिमोनेटाइजेशन जो है ब्लैक मनी को कर्व कर ही देगा। तो इस तरीके के क्रिटिसिजम्स इसमें किए गए हैं जो हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। नेक्स्ट कि ब्लैक मनी इंडस्ट्रीज और ब्यूरोक्रेटिक जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो सब उनका एक नेक्सस है। इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, सबकी नेक्सस से ब्लैक मनी जनरेट होती है। बिना ब्यूरोक्रेट्स की हेल्प के इंडस्ट्रियलिस्ट ब्लैक मनी जनरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेगुलेशन तो सारा ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, और यदि इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहे तो ब्यूरोक्रेट्स भी ब्लैक मनी जनरेट नहीं कर सकते। दोनों म्यूचुअल फायदे के लिए, इनफैक्ट कहा जाए प्लस पॉलिटिशियंस, तीनों म्यूचुअल फायदे के लिए ये सारे काम करते हैं। तो ब्लैक मनी कैसे जनरेट होती है? या तो कि टैक्स कम पे किया जाए या फिर टैक्स पे ही ना किया जाए। तो इस तरीके से ब्लैक मनी जनरेट होती है। एक छोटी से छोटी शॉप से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी तक, प्लस लोअर लेवल के एक सिपाही से लेके और हाईएस्ट लेवल के डीजीपी तक, सभी लेवल पे ये करप्शन इन्वॉल्व है। इस तरीका इन्होंने कहा है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि लोअर टू अपर, इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते थे। जो ब्लैक मनी करप्शन से जनरेट होती है वो करप्शन लोअर टू अपर सभी में फैला हुआ है, तो वी कैन ट्रीट इट
स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लेवल, लाइक कि एक सिपाही से स्टार्ट करके कि वहां पे ना हो, और हायर लेवल तक जा सकते थे जहाँ पे होता है, या फिर हम अपर लेवल से स्टार्ट करके लोअर लेवल तक जा सकते हैं। दोनों ही तरीके हमारे पास हैं। लेकिन इनका कहना है कि यूपीएससी से अपर लेवल के जो लोग आते हैं वो भी आजकल भ्रष्ट होने लगे हैं। पहले थोड़ा कम था, इंटीग्रिटी ज़्यादा थी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अभी जबकि दे आर वेल पेड, पैसा काफ़ी मिलने लगा है, प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर भी करें तो भी अच्छी कंडीशन में है, लगभग बराबर पैसा मिलता है। या कहा जाए कि बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे जैसे हम जाएं कि जैसे हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी और या किसी प्राइवेट फर्म के सीईओ हैं, तो उनको थोड़ा कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इनिशियली एंट्री लेवल पे क्लास वन ऑफिसर्स और प्राइवेट के एंट्री लेवल के जो भी कर्मचारी हैं उनका इक्वली उनको रेम्यूनरेशन मिलता है। तो अभी कहा जाए तो ये पेमेंट की बजाय ये ग्रीड के चक्कर में करप्शन ज़्यादा है। दैट मीन्स कि नीड की बजाय ये लालच हो चुका है। तो उस कंडीशन में वो कंडीशंस क्यों बनती है? एक तो कि फियर नहीं है लोगों में, जुडिशियल प्रोसेसेस हमारे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, गवर्नमेंट एक्टिवली काम नहीं कर पाती है जुडिशियल प्रोसेसेस के चलते, गवर्नमेंट डायरेक्ट विदड्रॉ नहीं कर सकती है। जैसे आर्टिकल्स हमने देखे 311 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। तो बिना उनके जुडिशियल प्रोसेस के कोई भी टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, उनको रिप्रेजेंटेशन का पूरा मौका दिया जाता है। नेक्स्ट चीज की डिफरेंट डिफरेंट लूप होल्स हैं, प्रोसेसेस में लूप होल्स हैं, जुडिशियरी के प्रोसेसेस में लूप होल्स हैं। तो उन प्रोसीजरल लूप होल्स को यूज में लेके लोग करप्शन करते हैं और डिसिप्लिनरी एक्शंस से भी बच जाते हैं। तो उन सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है, बजाय कि इस तरीके के मूव करने, इस तरीके का मूव उठाने के कि पूरी जनता को ही परेशान होना पड़े। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि मिड 1970s में जब इमरजेंसी लगी थी, तो उस टाइम पे कंपलसरी रिटायरमेंट स्टार्ट किया था, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। उसमें क्या था कि सिविल सर्वेंट जो कि 50 साल के हो चुके हैं या 25 साल जॉब कर चुके हैं, उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी जाती थी। अब इसमें हालांकि काफ़ी सारे अच्छे लोग भी इसके शिकार होते हैं, लेकिन बुरे लोग भी इसमें आ जाते हैं। तो एक कुछ एक प्रोसीजर बना के, एक सेट तरीका निकाल के, और इस चीज को यूज में लेते हुए डिसऑनेस्ट और लेस एफिशिएंट जो ऑफिसर्स हैं, जो काम नहीं करते, दोनों टाइप के ही लोग गवर्नमेंट में मिल जाते हैं। तो इन लोगों को कंपलसरी रिटायरमेंट दी जा सकती है। इस टाइप का मूव कोई गवर्नमेंट उठा सकती है, और चेंजेज करके, जैसे कि लेजिस्लेटिव जो लॉज हैं उन लॉज में चेंज करके ये भी एक्शन लिया जा सकता है कि कंपलसरी रिटायरमेंट और एक्शंस फास्ट हो सके, जुडिशियल प्रोसेस को, उतने जुडिशियल प्रोसीजर्स जो है उनको थोड़ा कम करके, और गवर्नमेंट जल्दी एक्शन ले सकती है। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। सो ये आगे कहते हैं कि सीनियर ऑफिशियल्स को चूज करके ये कमिटीज वगैरह बनाई जा सकती हैं। तो इन कमिटीज से परसेंटेज ऑफ एरर कम हो जाएगा कि इस टाइप के कोई एरर हो। इनमें कंपलसरी रिटायरमेंट जो दिए जाएंगे वो इनएफिशिएंट और डिसऑनेस्ट लोगों को ही दिए जाएंगे। कमिटीज मिलकर काम करेंगी तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि रिटायर्ड ऑफिशियल्स जो हैं, जिनको कि माना जाता है कि दे वर वेरी ऑनेस्ट, तो उनको यूज में लिया जा सकता है। नेक्स्ट कि सेक्रेटरी लेवल के जो लोग हैं, जिनको जो ऑनेस्ट हैं और जिनकी इंटीग्रिटी कहीं से भी डाउटफुल नहीं है, उनको यूज में लेके इस तरह की टास्क फोर्स बनाई जा सकती है जो ये काम करे। फिर इनका आगे कहना है कि स्टार्ट हमें करना चाहिए ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। फर्स्ट जैसे आईटी सेक्टर है हमारा, आईटी सेक्टर मीन्स की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये यदि करप्ट है तो बाकी जो भी इनकम टैक्स पेयर्स हैं, दे विल ऑल्सो बी करप्ट। जब डिपार्टमेंट खुद करप्ट है तो लोगों को इनकम टैक्स चोरी करने के रास्ते मिल जाते हैं, तो वो करप्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट कि C&CE, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइजेज, ये डिपार्टमेंट है, इसमें भी बाकी जो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ये डिपार्टमेंट हो गया। नेक्स्ट सीबीआई
नेक्स्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये चारों डिपार्टमेंट्स जो काफ़ी क्रिटिकल डिपार्टमेंट है टैक्स से रिलेटेड चीज़ों के लिए, टैक्स कलेक्शन, और यदि कोई गड़बड़ होती है तो जैसे एफडीआई में कुछ गड़बड़ है, एफआईआई में, या कहीं भी कुछ और गड़बड़ है, उनकी जांच, यदि करप्शन की जांच करनी है तो सीबीआई करेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो ये काम करती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे सबसे पहले अटैक किया जाना जरूरी है, जिनको सुधारा जाना जरूरी है। अब इसमें कुछ इन्होंने केसेस दिए हैं कि पुराने सीबीआई के दो चीफ रहे सीबीआई के, जिनको कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि दे वर करप्ट। यदि वो रिपोर्ट सही है तो इट इज अ वेरी वेरी पुअर कंडीशन फॉर द कंट्री कि इस लेवल के ऑफिशियल्स, इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि करप्शन को कर्ब कर सके, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स यदि हो रही हैं उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, और उनके हेड जब करप्ट हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कितना मुश्किल हो जाएगा, दैट बियॉन्ड थिंकिंग। सो ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर भी थोड़े सुधार हुए हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में तो और बुरी हालत है। स्टेट के जो एंटी करप्शन ब्यूरो है एसीबी, उनकी तो बहुत ही दकियानूसी हालत है। तो उनमें भी सुधार किए जाने की जरूरत है। उनके हेड्स को जब अपॉइंट किया जाता है तो बहुत सारी डायमेंशंस दे चेक करनी चाहिए, बहुत सारे तरीके से उनको चेक करना चाहिए कि वो ऑनेस्ट है नहीं है, एफिशिएंट है नहीं है। एक कोई लेडी ऑफिसर का इन्होंने बताया है कि उन्होंने करप्शन को काफी कंट्रोल किया था, जो कि हेड ऑफ एसीबी थी सदर्न स्टेट में, किसी एक स्टेट की। तो इस टाइप के ऑनेस्ट विद फुल इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंट ऑफिसर्स की जरूरत है, जो कि एटलीस्ट उन हेड के जो हेड पोस्ट हैं उन पे। क्योंकि अभी लास्ट ईयर ये कैसे आया था कि ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर डिपेंड करता है हेड पे, और हेड चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो इस टाइप से कैसे आया था लास्ट ईयर, मींस कि हेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर चेंज करता है अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि ट्रम्प है, अभी ट्रम्प की नई पॉलिसी आ रही है, तो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के बाद भी जो लीडर्स हैं, उसके हेड्स हैं, उनको भी थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। तो दोनों चीजें ये ऑलमोस्ट रिलेटेड है। दोनों चीजें रिलेटेड होते हुए हम ये डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं कि हेड यदि अच्छा आता है तो बाकी चीजें भी बेटरमेंट हो जाएंगे, बाकी डिपार्टमेंट में सुधार किए जाने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो। दूसरा इन्होंने एक और चीज बताई है कि स्पीड मनी के चक्कर में एफडीआई जैसे आता है तो स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये वेरी करती है कि एफडीआई कितना सक्सेसफुली पहुंच पाता है। अब ये लोग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं वो ये हैं कि ब्यूरोक्रेट्स स्पीड मनी जनरेट करने के चक्कर में एफडीआई में हर्डल क्रिएट करते हैं कि वी शुड बी पेड फॉर दैट एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स, वी विल मिटिगेट योर हर्डल्स, ऑफिशियल प्रोसीजरल हर्डल्स। तो इस टाइप की जो चीजें होती है। और दूसरा कि पॉलिटिक्स में जैसे डायनेस्टी चली आ रही है, हम देखें सपा में तो वो भी डायनेस्टी एक चल रही है, कांग्रेस में हम देखें तो वहां चल रही है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट। और यदि जनता दल का देखा जाए बिहार का, तो वहां भी। तो ये सारी चीजें जो है वो भी खत्म किया जाना जरूरी है। वो सब ना हो तब चीजें सुधर सकती हैं, ऐसा भी इनका कहना है। तो फिर आगे क्या कहते हैं कि ये करप्शन को खत्म किए बिना ब्लैक मनी को खत्म नहीं किया जा सकता। जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं दे विल डू नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग यदि करप्शन खत्म नहीं किया जा सकता है। एक कोई मिस्टर समर्स हैं, उनका कहना है कि बिना नए मेजर्स लिए, करप्शन से लड़ने के नए मेजर्स लिए, ये डाउटफुल ही है कि जो करेंसी रिफॉर्म्स लिए गए इनके कुछ ज्यादा फायदे होंगे। तो इस टाइप की चीजें हैं। तो बाकी सारी चीजों के साथ साथ इस मेजर को लिया जाना, और इस मेजर को भी विद प्रिपेयर्डनेस लिया जाना, ये जरूरी था। तो इस टाइप की चीजें इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल अगेन वही ब्लैक मनी और डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। अब ये भी डिस्कस किया और बहुत सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका भी वही कहना है कि सिर्फ ये मेजर लेने से काम नहीं चलेगा, जो फॉल्ट है वो हमारे सिस्टम में इटसेल्फ है, तो उसको सुधार करना जरूरी है। तो इसको ज्यादा हम नहीं देखेंगे, बहुत सारे हम देख चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं।
ये जस्टिस काटजू को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस पकड़ाया है उसकी उनके अगेंस्ट, उससे रिलेटेड है। जस्टिस काटजू, मार्कंडेय काटजू के बारे में फेमस है कि वो कुछ भी बोलते हैं उटपटांग। कुछ चीजें इन्होंने भी दी है कि उन्होंने क्या क्या बोला है, जैसे कि 90% इंडियंस आर इडियट्स, इस टाइप का इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। फिर कि पैकेज डील के तौर पे कश्मीर और बिहार को पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए। और चीजें इनके बारे में कि इन्होंने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड जज थे। नेक्स्ट कि इन्होंने फिर फेसबुक पे भी वो जो इन्होंने लिखा था उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया, तो इन्होंने फेसबुक पे भी कुछ और चीजें लिखी। तो ये सारी चीजें जस्टिस काटजू के बारे में फेमस है कि वो कुछ भी बोलते हैं। तो हालांकि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फाइन, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19(1) में हमें दिया गया है, उसी में 19(2) में उस पे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अब्यूज की उसमें आती हैं। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो दूसरे को भी फ्रीडम है, और उसकी फ्रीडम में आप घुस के या फिर कि कुछ ऐसी चीजें जो आप ऑल ओवर द कंट्री के लिए नुकसानदायक हों, वैसी सारी चीजें। या फिर नेक्स्ट की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्व की गई है कि दे कांट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इस टाइप से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के आर्टिकल्स में 19(1) और 19(2). 19(1) में जो मिला उसको 19(2) में वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब इसमें आगे इन्होंने कुछ केसेस दिए हैं, जैसे कि इंग्लैंड के कुछ केसेज हैं। तो उसमें ये है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आप पे लगता है, कोर्ट को आप क्रिटिसाइज करना कोर्ट की डिग्निटी को डाउनग्रेड करने के बराबर होता है। लेकिन साथ ही उसमें कुछ केसेज ऐसे भी हैं, जैसे 1968 का एक केस है, तो उसमें वहां उनका कहना है कि कोर्ट की डिग्निटी इज फाइन, लेकिन कोर्ट की डिग्निटी के चलते उसको क्रिटिसाइज ही ना किया जाए, वो भी गलत है। कोर्ट की डिग्निटी डिग्निटी जब तक कोर्ट मेंटेन कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन यदि कोर्ट खुद ही करप्ट हो गया है या जजेस करप्ट हो गए हैं तो उनको उनके अगेंस्ट बोलना वो सब भी जरूरी है। तो ऐसी सारी चीजें हैं कि कोर्ट किस टाइप से और किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच कोर्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती है, और किस लेवल के बाद वो कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, कोर्ट की डिग्निटी को डाउनग्रेड करने वाला माना जाएगा। तो वो सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट तो इसमें ये है कि जस्टिस काटजू को उनके स्टेटमेंट्स के लिए किसी भी सिर्फ काटजू की बात ना करें, किसी भी जज को पहली बार, दैट मीन्स कि कोर्ट के खुद के ऑफिशियल को पहली बार कोई नोटिस मिला है अगेंस्ट द कोर्ट बोलने के लिए, अब्यूज करने के लिए। तो इस टाइप की चीजें हैं, तो दैट इज अ स्टेप जो कि चेंजेस लाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसीडर किया है अपने खुद के ऑफिशियल्स को, अभी तक कोर्ट्स बाहर के लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते थे, लेकिन अभी खुद के लोगों पे भी एक लगाम कसी जाएगी। तो इससे हम जो एक देखते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ये पोस्ट पर रहते हुए है, तो पोस्ट के बाहर जाने के बाद भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिटायर्ड जजेज की भी, तो दे शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और जब ये बोलेंगे रिटायर्ड जजेज कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो जजेज अभी काम कर रहे हैं उनको भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ताकि उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल ना हो। अदरवाइज तो उन पे भी क्वेश्चंस किए जाएंगे। ये चीज एक फियर है, ये फियर जरूरी है। तो ये चीजें होना जरूरी है, तभी जाके जुडिशियरी में कहा जाता है कि काफी करप्शन है, उसको भी कर्व किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिस तरीके से यूज में लिया जाता है, वो उसका एक और डायमेंशन ओपन होता है। तो वो सारी चीजें फायदेमंद होंगी ओवरऑल जस्टिस सिस्टम के लिए। तो इस आर्टिकल की बेसिक थीम यही है। बाकी इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, तो एग्जांपल्स रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, वेयर आर आर लीगल फिलोसोफर्स। इस आर्टिकल में दिया है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ लॉज को लेके और उनका इट्स इंटरप्ले विद परसेप्शंस ऑफ जस्टिस, मोरालिटी, ह्यूमनिज्म, फ्रीडम, ऑनर, वर्च्यू एटसेट्रा।
ये प्रेजेंटली बार बार ये क्वेश्चन किया जा रहा है इन पे कि इज इट देयर आर लीगल फिलोसोफर्स व्हाट दे आर डूइंग, वो कि ये कंडीशन आई है कि उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है मीडिया में या फिर डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक स्पेसेज पे। तो व्हाई द कंडीशन हैज अराइज्ड, ये कंडीशन क्यों आई है? इट इज वेरी सैड, इट इज वेरी सैड फॉर द कंट्री कि हमारे लीगल फिलोसोफर्स इन सारी चीजों को धीरे धीरे इनके डिके होने पे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वेयर आर दे, वो लोग कहाँ हैं? उनके जो बेसिक काम एसेंशियल फंक्शंस हैं उनको वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उनके बेसिक फंक्शंस इन्होंने क्या क्या बताए कि एक तो वो एग्जामिन करते हैं डिसीजंस को, कोर्ट के और लेजिस्लेशंस के जो डिसीजंस हैं उनको फिलोसॉफिक प्रिंसिपल्स पे एग्जामिन करते हैं। लीगल फिलोसोफर्स के काम फर्स्ट कि कोर्ट्स के और जो लेजिस्लेटिव है उनके डिसीजंस को एग्जामिन करना। सेकंड, ये क्या करते हैं कि एक रिलेशनशिप बिटवीन लॉ, जस्टिस और अदर कंसेप्ट जो हैं, जो कि फंडामेंटल है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, जरूरी एक जो रिलेशन है किस किस के बीच, लॉ एंड जस्टिस एंड अदर कोई भी चीजें जो अदर कंसेप्ट्स हैं उनके बीच का जो एक बेसिक रिलेशन है, उस रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं, उस चीज को, वो जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को सोसाइटी में बनाती है। नेक्स्ट कि ये एग्जिस्टिंग लीगल फिलोसफी जो है उन लीगल फिलोसफीज को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उनको एग्जामिन करते हैं। तो ये तीनों काम लीगल फिलोसोफर्स के होते हैं। प्रेजेंटली हमारे यहाँ पे कंडीशन काफी चेंजेज हो रहे हैं इन सब चीजों में। एक जो परसेप्शन चेंज हो रहा है चीजों को लेके, दूसरा कि इनका जो रिलेशन है कंसेप्ट्स के इंटर रिलेटेड होते हैं, तो उनमें जो जो चेंजेज आ रहे हैं उन चेंजेज को कोई भी क्रिटिसाइज करने वाला, कोई भी एग्जामिन करने वाला प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो व्हाई दिस कंडीशन हैज अराइज्ड, ये सारी चीजें हैं। अब आगे इनका कहना है कि ये हजारों सालों से ये चला आ रहा है कि जो भी हमारे लीगल फिलोसोफर्स हैं वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस या फिर कोर्ट्स, जस्टिस सिस्टम, फिलोसफी, जस्टिस की फिलोसफी, इन सभी को क्रिटिसाइज करके, उनको एग्जामिन करके उनमें चेंजेज लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहे हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल इन्होंने कोट किए हैं, जैसे कि अरिस्टोटल के लिए जस्टिस क्या है कि गिविंग एवरी पर्सन हिज ड्यू, मीन्स कि जो जो जिस जिस आदमी को मिलना चाहिए, उसका शेयर होना चाहिए, वो उसको मिले, दैट इज जस्टिस। इसी टाइप से कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि जस्टिस क्या है, कि किंग पर डिपेंड करता है, ये किंग जो कहे वही जस्टिस है। लेकिन किंग को भी कहाँ से पावर्स मिलती हैं? किंग किंग को पावर्स मिलती हैं धर्मशास्त्र से। तो इधर एरिस्टोटल का कहना है कि जस्टिस वो है कि शेयर मिले उसको जो भी उसका है, उधर उनका कहना है कि धर्मशास्त्र के हिसाब से चले। आगे फिर विलियम ब्लैकस्टोन है, उनका भी अपने हिसाब से उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। तो ये सारा एक फिलोसफी जो है वर्ल्ड में जस्टिस की या फिर लेजिस्लेचर की जो भी डेवलप होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, और फिलोसोफर्स इनको इनमें चेंजेस लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो इनमें चेंजेस लाने के लिए काम करते हैं, वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, लगातार एग्जामिन करते रहते हैं, ताकि स्टेट में जो लीगल फिलोसफीज हैं वो विद द टाइम प्रॉपर तरीके से विद इंक्लूड सभी पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हुए, सभी को उनका ड्यू शेयर दिलाते हुए, उस टाइप से ये लीगल फिलोसफीज, लीगल लॉज बनाए जाएं। तो अभी क्या कंडीशन है कि अभी इनका जो क्वेश्चन मार्क है वो यही है, वेयर आर लीगल फिलोसोफर्स नाउ। आगे फिर उन्होंने कुछ और एग्जांपल्स कोट किए हैं, जैसे नाजीज के टाइम पे एग्जीक्यूशन किया जाता था तो वो लीगली ठीक था, क्योंकि उन्होंने अपना जो लेजिस्लेशंस बनाए थे उसी टाइप के बनाए थे कि जो उन्होंने जो भी एग्जीक्यूशन किए वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दूसरा फिर और एग्जांपल दिया उन्होंने कि यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया था ह्यूमन राइट्स का। फिर यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स आया है 1959 में, दिल्ली का डिक्लेरेशन है रूल ऑफ लॉ का। तो ये सारी चीजें जो है रेगुलरली चेंजेज हो रहे हैं, रेगुलरली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द टाइम, ये सब चीजों में चेंजेज होते हैं, और लीगल फिलोसोफर्स जो है इन पे काम करते रहते हैं।
फिर एक और इन्होंने एग्जांपल लिया है कि एक बुक है लॉन फुलर की, तो इसमें थ्योरीज ऑफ लॉन फुलर है। तो ये बुक का नाम क्या है, द मोरालिटी ऑफ लॉ। तो इसमें फुलर ने एक फिक्शनल किंग क्रिएट किया है जो कि लॉ मेकिंग पावर्स जो है उसकी उनको एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, उन पे काम प्रॉपर तरीके से उनको काम में नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि लॉज हैं जो वो लॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते हैं सब जगह। दूसरा कि वो रूल मेकर्स जो हैं उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं वो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज अपने अपने हिसाब से उनको अब्यूज करती हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो उनके हिसाब से वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, तो उससे रिलेटेड इनके वर्क्स हैं। नेक्स्ट की रूल्स में क्लैरिटी नहीं है, रूल्स एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या फिर फ्रिक्वेंट चेंजेज होते रहते हैं, तो रूल्स में चेंजेज होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनकी वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए फाइनली चीज ये है, उन सारी चीजों को देखते हुए कि जो किंग का एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से उस रैक्स के सिस्टम पे, जैसे कि उसके लॉज फिक्स हैं, उन सिस्टम्स पे चलना मुश्किल है। तो इस टाइप की चीजें हैं। अब लेकिन चीजें फिक्स होना भी जरूरी है, विदाउट चीजों के रिटर्न एंड फिक्स चीजों के भी काम नहीं चल सकता। तो कंटिन्यूस एक इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस एक चेंजेज लीगल फिलोसोफर्स के एग्जामिनेशन के बाद आते रहते हैं। सो नेक्स्ट इन्होंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, वो है जैसे कि हमारे यहाँ पे कोर्ट का कोई डिसीजन आता है या फिर जैसे बेसिक स्ट्रक्चर एक हमारे डिफाइन कर दिया है कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चीजें। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोर्ट के डिसीजंस आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर खुद कोर्ट ने डिजाइन किया है, तो क्या इन पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट कि जो एनजेसी है, एनजेसी के लिए कहा गया कि लेजिस्लेचर ने उस चीज को ओवरराइड किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट दिया है, प्राइमेसी दिया जुडिशरी को टू सेलेक्ट जजेज, तो उस पे क्वेश्चंस करना। बेसिक स्ट्रक्चर को किस तरीके से जो इन्होंने कोर्ट ने अपने आप डिराइव किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो लोगों का और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या लीगल है इलीगल है, अभी जो चेंजेस किए हैं वो, तो वो कहाँ से पावर्स, वो एक्सरसाइज कहाँ से इन्होंने डिराइव किए हैं, तो वो सारी चीजें हैं। नेक्स्ट फिर इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि वाइफ को इस बेसिस पे तलाक दी जा सकती है कि वो अपने हस्बैंड की फैमिली से के साथ नहीं रहना चाहती, तो क्या ये ठीक है। और कि कल्चरल एस्पिरेशंस को हमारी को प्रूव प्राप्त करने के लिए हम बीवी को क्या टूल बना सकते हैं, बाकी या किसी और ह्यूमन बीइंग को भी हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि वो हमारे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड या कोई और हमारी हैप्पीनेस को फुलफिल करने के लिए जरूरी है, हमारी डिग्निटी, तो क्या उस तरीके की चीजें की जा सकती है। ऐसा फिर ये लीगल फिलोसोफर्स क्वेश्चन करके, लीगल फिलोसोफर्स एग्जामिन करके चीजों को ये आगे जजमेंट्स को और रूल्स को, लेजिस्लेचर्स को, लॉज को ये इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो राइट नाउ वेयर आर दोज फिलोसोफर्स, लीगल फिलोसोफर्स की इन चीजों पे क्वेश्चन करें और इन चीजों में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। तो इस टाइप का ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं।